रमा को अपने ससुराल में कोई कमी नहीं थी, फिर भी रमा खुश नहीं थी क्योंकि रमा को हर समय पति पत्नी के रिश्ते में बस एक ही बात दिखाई देती थी कि बस मानव सारा दिन सारी रात उसके साथ कमरे में रहे। रमा की इस आदत से मानव अब बहुत तंग रहने लगा था। रमा माँ जाएंगे, तुम क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ? अपने पति को प्यार कर रही हूँ। अब मैं बाहर जाकर किसी पराई मर्द को तो ऐसे प्यार नहीं कर सकती ना। अब मुझे तुम पूरी तरह से खुश नहीं करोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? मानव, बहुत मन हो रहा है, प्लीज कमरे का दरवाजा बंद करो ना, मुझसे रहा नहीं जा रहा। तुम्हें तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है रमा। माँ रसोई में अकेले खाना बनाने में लगी हुई है और तुम मुझे सब करने के लिए कह रही हो। तुमसे रात का इंतजार भी नहीं होता। तुम्हारी यही बातें मुझे बहुत परेशान करती है। मानव गुस्से में कमरे से बाहर चला जाता है। रमा की आंखें भी गुस्से में लाल हो जाती हैं। रमा को अक्सर एक हवस बनी रहती थी। वो पति पत्नी के रिश्तों में बस एक ही बात महसूस करती थी कि कब पति आए और कब वो अपनी हवस को पूरा करे। अब मानव अपने ऑफिस के कामों की वजह से बिजी रहने लगा, पर वो रमा की जिद करने पर उसके लिए टाइम निकाल ही लेता था, पर रमा की हवस कभी पूरी नहीं होती थी। एक सुबह मानव को ऑफिस जल्दी पहुंचना था, इसलिए उसने रमा को अपनी माँ के साथ डॉक्टर के पास भेजा। पर जिस डॉक्टर के पास इलाज चल रहा था वो डॉक्टर छुट्टी पर था, इसलिए रमा अपनी सास को किसी दूसरे डॉक्टर के पास ले गई। रमा बहू, क्या तुम इस डॉक्टर को जानती हो? इससे पहले तो हम कभी नहीं आए। माँ जी, मैंने फोन से सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। इन डॉक्टर का बहुत नाम है, इसीलिए तो आपको उनके पास ले जा रही हूँ। ठीक है बहू, जैसी तुम्हारी मर्जी। जी, हमने अपॉइंटमेंट लिया था कलावती के नाम से। डॉक्टर सुनील आ गए क्लिनिक में? जी, डॉक्टर साहब आ गए। अभी इनका नंबर आएगा तो हम अंदर भेजेंगे। माता जी, घबराने की कोई बात नहीं है। आपका ब्लड प्रेशर भी ठीक है और बुखार भी नहीं है, बस थोड़ी कमजोरी है। मैं आपको ताकत की दवाइयाँ लिख कर दे रहा हूँ, आप समय समय पर लेते रहना। ठीक है डॉक्टर साहब, वैसे तो मेरा इलाज दूसरे डॉक्टर के पास चल रहा है, पर आज वो छुट्टी पर है। रमा बहू बता रही थी कि आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, इसीलिए ये मुझे आपके पास ले आई। डॉक्टर साहब, मेरी कमर में बहुत दर्द रहता है नीचे के हिस्से में, क्या आप मेरा भी चेकअप कर सकते हैं? आप कुछ देर के लिए बाहर बैठिए, मैं रमा जी का चेकअप कर लेता हूँ। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, मैं बाहर बैठी हूँ। रमा, तुम अच्छे से चेकअप करवा लो, इस उम्र में कमर दर्द होना अच्छी बात नहीं है। रमा ने हाँ में गर्दन हिलाई और सास को केबिन से बाहर भेज दिया। डॉक्टर सुनील ने केबिन का दरवाजा बंद कर दिया। वो अब तक रमा के इशारे समझ चुका था। आप वहाँ लेट जाइए, मैं आपका चेकअप कर लेता हूँ। डॉक्टर साहब, मैं साड़ी थोड़ी नीचे कर लूं ताकि आप कमर को अच्छे से चेक कर सको? अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं अपने हाथों से नीचे कर दूं? मुझे बुरा क्यों लगेगा डॉक्टर साहब? मुझे अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखना है ये बात आपसे बेहतर कौन जानता होगा। डॉक्टर सुनील रमा पर हाथ फेरने लगता है। दर्द कहाँ हो रहा है, आप मुझे बता दो। यहाँ? थोड़ा और नीचे। यहाँ? थोड़ा और नीचे। यहाँ? नहीं, और नीचे। डॉक्टर सुनील खुद एक बदमाश किस्म का डॉक्टर था और इधर रमा भी बेशर्म थी। उसे तो वैसे भी इन सब चीजों की ज्यादा हवस रहती थी, बस दोनों ने मौके का फायदा उठाया और मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी। मुझे लगता है काफी देर हो गई है, मुझे साड़ी ठीक करने दो। अरे हटो ना। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा तुम्हें छोड़ने का। वैसे हम लोग दोबारा कब मिलने वाले मेरी जान? आप जब बुलाओगे मैं हाजिर हो जाऊंगी। मुझे भी दवाई की खुराक लेने के लिए बार बार आने की जरूरत महसूस होती रहेगी, क्योंकि मेरी दवाई बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। आपको बार बार इलाज करना पड़ेगा। गंदे इशारे करते हुए रमा डॉक्टर सुनील के केबिन से बाहर आ जाती है। रिसेप्शनिस्ट सब कुछ समझ गई थी। उसे पता था कितनी देर तक डॉक्टर सुनील अपने पेशेंट के साथ केबिन में कभी नहीं रहता। अब तो रमा ने बहाने से रोजाना ही डॉक्टर सुनील से मिलना जुलना शुरू कर दिया। रमा ने अब मानव को पहले की तरह चिपकना छोड़ दिया। इस बात से भी मानव बहुत हैरान था। एक रात जब मानव ने रमा के करीब आने की कोशिश की तो रमा ने उसे दूर कर दिया। क्या हुआ रमा, तुम्हें तो ऐसे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है नहीं, अच्छा लगता था। मेरा मूड नहीं है, मैं सो रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। रमा दूसरी तरफ मुंह करके सो गई। अगले दिन रमा की तबीयत सचमुच खराब हो गई। उसे अचानक तेज बुखार हो गया। क्या हुआ रमा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? अरे तुम्हें तो तेज बुखार है। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं डॉक्टर सुनील से ले आऊंगी। तुम ऑफिस जाओ, तुम्हें काम होगा। बहू, ये गरम गरम अदरक वाली चाय पी लो, तुम्हें आराम मिलेगा। तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ डॉक्टर के पास चलूं? आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अकेली चली जाऊंगी। आप दोनों अपना काम करो, मैं खुद की देखभाल कर सकती हूँ। रमा ने पति और सास को उल्टा जवाब देकर चुप कर दिया। मानव ऑफिस तो चला गया पर बार बार रमा को फोन कर रहा था। रमा, आप कैसी तबीयत है? अगर तुम कहो तो मैं हाफ डे लेकर आ जाता हूँ। क्यों मुझे परेशान करो मानव, ये बार बार फोन करना बंद करो। मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मैं तैयार हो रही हूँ, फोन मत करना। रमा बहू, ये थोड़ी सी खिचड़ी बनाई थी, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, ये थोड़ी खिचड़ी खा जाओ। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे देर हो रही है, मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। कुछ देर बाद रमा डॉक्टर सुनील के क्लिनिक पर पहुंची तो रिसेप्शनिस्ट पर बाहर आ रही थी। रमा उसे देखते हुए सीधा केबिन में पहुंच गई। तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मैं तुम्हें बहुत देर से फोन कर रही थी। सॉरी डार्लिंग, वो मैं आज बहुत बिजी था। मुझे दिख रहा है कितने बिजी थे। अभी अभी मेघा तुम्हारे केबिन से गई है ना, मुझे सब समझ आ गया। मुझे बुखार था इसलिए तुम्हें फोन मिला रही थी कि तुम मुझे कोई दवाई बता दो, पर तुम मेरा फोन ही नहीं उठा रहे थे। मुझे बहुत तेज बुखार है। बस इतनी सी बात, मैं अभी बुखार ठीक कर देता हूँ। लेटो, मैं तुम्हें अपने शरीर की गर्माहट देकर बिल्कुल ठीक कर दूंगा। मुझे बुखार और तुम्हें ये सब करने की पड़ी है। क्यों, तुम्हें भी तो ये सब करना अच्छा लगता है? आओ ना, मूड खराब मत करो, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा।
उस दिन पहली बार रमा को एहसास हुआ कि वो कितनी गलत बन गई थी। वो एक बदमाश डॉक्टर के साथ रहकर खुद भी बेशर्म बनती जा रही थी। रमा डॉक्टर सुनील को जोरदार थप्पड़ मारती है। आज के बाद मुझसे दूर रहना, मेरी गलती थी जो मैं तुम जैसे बदमाश डॉक्टर के चक्कर में पड़ गई। रमा गुस्से में केबिन से बाहर निकल जाती है। उसने मन ही मन खुद से वादा किया कि वो अब अपने आप को बदलेगी। उसे एहसास हो गया कि मानव ही उसे सच्चा प्यार कर सकता है, क्योंकि मानव को रमा के शरीर से नहीं बल्कि रमा की आत्मा से प्यार था। सरोज नाम की एक गरीब विधवा अपने 2 बच्चों मोहन और मंजू के साथ रहती थी। वो दिहाड़ी मजदूरी का काम करती थी। घर के नाम पर रहने के लिए उसने 200 रुपए किराए का एक छोटा सा कमरा ले रखा था, जहां वो 2 साल पहले ही रहने आई थी। एक दिन जब सरोज मजदूरी के लिए जाने लगी, बच्चों मैंने रोटी बनाकर रख दी है, तुम दोनों खा लेना, मुझे आने में शाम हो जाएगी। माँ, हम इतने छोटे से कमरे में क्यों रहते हैं? लोगों के घर तो बहुत बड़े होते हैं। वो सामने कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है और कितने बड़े बड़े घर भी। हाँ माँ, रात में बहुत गर्मी लगती है और मच्छर भी काटते हैं। माँ, ये पंखा ठीक करवा कर भी हल्का चलता है। मेरे बच्चों, बस मुझे किसी दिन ज्यादा मजदूरी का काम मिल जाए, मैं नया पंखा खरीद लाऊंगी। अब ठीक है? सरोज बच्चों को दिलासा देकर मजदूरी के काम पर चली जाती है, पर इतनी मजदूरी कौन देता जिससे वो नया पंखा खरीद सके। बेचारी सरोज इसी तरह दोनों बच्चों को रोजाना समझा बुझा देती थी। एक दिन, पता नहीं पंखा मैं कब तक खरीद पाऊंगी। चूल्हे पर रोटी बनाते समय गर्मी और घुटन बहुत हो जाती है। क्यों नहीं चूल्हे के ऊपर की खिड़की खोल दूं तो धुआं बाहर चला जाएगा। सरोज सफाई में लग जाती है। जहां पर वो चूल्हा जलाती थी उसी के ऊपर एक खिड़की पर बहुत ही पुरानी तस्वीर टंगी थी। वो उसे साफ करने लगती है। तभी मंजू कहती है, माँ, ये फोटो कितनी पुरानी और मैली है, इसे फेंक दो। ये खिड़की के ऊपर टांगने से हवा भी नहीं आती। लाओ माँ, मैं इस फोटो को कूड़े में फेंक आता हूँ। नहीं नहीं बच्चों, ये फोटो तुम्हारी दादी ने मरते वक्त मुझे दी थी और कहा था इसे कभी मत फेंकना, इसलिए ये बहुत सालों से मेरे पास है। लाओ, मैं इसे दीवार पर टांग देती हूँ। पुरानी चित्रकारी वाली फोटो जो धूल मिट्टी में कई वर्षों में थोड़ी खराब हो गई थी, पर अपनी सास की कही बात सरोज को याद थी, इसलिए उसने वो फोटो कभी नहीं फेंकी। एक शाम उस कमरे का मालिक सरोज के पास आता है। कहाँ हो सरोज? ए लड़के, तेरी माँ कहाँ है? नमस्ते सेठ जी, मैं बस 1-2 दिन में आपके पास आ ही रही थी। मुझे सब पता है सरोज, जब तक 2-4 चक्कर ना लगा लो, तुम भला किराया कहाँ देने वाली हो? कमरे का 6 महीने का किराया हो गया है, ऊपर से ब्याज अलग लूंगा। और एक बात, मैंने अपने सभी किराए पर दिए कमरों का किराया बढ़ा दिया है, तो इसका भी बढ़ेगा। अगले महीने से सीधा डबल किराया, पूरे 400 रुपए लूंगा। इस कमरे में रहना है तो समय पर किराया देना होगा, समझी? सेठ जी, आप तो जानते ही हो मेरे पति के चले जाने के बाद मैं मजदूरी का काम करती हूँ और आजकल मजदूरी के भी 200-500 रुपए मिल पाते हैं। कुछ तो दया कीजिए सेठ जी, इतने सारे रुपए एक साथ में कैसे दे पाऊंगी? बच्चों के लिए भी 2 वक्त की रोटी जुटानी होती है सेठ जी। अरे तो मैं क्या करूं? कोई जिए या मरे, मुझे उससे क्या? मेरा भी तो अपना काम है। ऐसे लोगों पर दया करने लगा तो वो दिन दूर नहीं जब मैं खुद ही सड़क पर आ जाऊंगा। मुझे कुछ नहीं पता, अगले हफ्ते तक हथेली पर किराया तैयार रखना। सरोज रोने लगती है, पर सेठ रामभजन का शायद अपने नाम जैसा दिल नहीं था। वो अगले हफ्ते आने की धमकी देकर चला जाता है। सरोज चिंता में पड़ जाती है। पत्थर ढोकर मजदूरी करके भी वो इतने पैसे नहीं जुटा पाती। शाम के वक्त वो मायूस वापस लौटती है। ये तो सिर्फ 200 रुपए ही हुए हैं, अभी और पैसे इतनी जल्दी कैसे इकट्ठा होंगे? हे भगवान, मेरी मदद करो। क्या हुआ माँ, तुम रो क्यों रही हो? माँ, लाओ मैं तुम्हारा सिर दबा देती हूँ। भगवान हमारी सहायता करो, कोई रास्ता दिखाओ, मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? सरोज मंजू और मोहन को गले से लगाकर रोने लगती है। तभी दरवाजे के खटकने की आवाज आती है। एक्सक्यूज मी, कोई है? मोहन बेटा, देखना दरवाजे पर कौन है। मोहन दरवाजा खोलता है। दरवाजे पर कुछ लड़के लड़कियां खड़े होते हैं। उन्हें देख सरोज भी बाहर आ जाती है। जी कहिए, क्या काम है आपको? किससे मिलना है? रोहित, शाइना, मुझे लगता है हमने गलत दरवाजा बजा दिया है। जी, वो हमें किसी ने बताया था कि यहाँ खाने का होटल है। हमें लगा ये कोई होटल है तो गलती से आपका दरवाजा बजा दिया। क्या आप बता सकती हैं यहाँ होटल कहाँ है? मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है, आपको किसी ने गलत पता दे दिया। हाँ, पहले ये कमरा एक हलवाई के पास था, उसके खाली करने के बाद कुछ सालों से मैं ही यहाँ किराए पर रह रही हूँ। आसपास तो यहाँ और कोई होटल नहीं है। अच्छा, क्षमा कीजिएगा, आपको बेकार ही परेशान किया। चलो फ्रेंड्स, हम कहीं और खाने का ढूंढते हैं। पंकज, आज तो सच में तुमने हम सबको भूखा मार दिया। अपना ही दिमाग चलाकर इतनी दूर पैदल लेकर आए। अब तो भूख से मेरी जान निकल रही है। उन लोगों की बातों को सुनकर सरोज उन्हें रोकती है। आप लोग जरा रुकिएगा, यहाँ कुछ दूर तक कोई खाने की दुकान नहीं मिलेगी, और फिर मेहमान भगवान का रूप होते हैं। आपको ज्यादा पकवान तो नहीं खिला सकती, पर मुझ गरीब की रसोई का यदि आप लोग खाना पसंद करो तो थोड़ा बहुत पेट भरने लायक मैं बना देती हूँ। सारी लड़के लड़कियां बहुत खुश होते हैं। वो लोग बहुत ज्यादा भूखे थे, इसलिए उस वक्त उन्हें जो कुछ भी मिल जाता वो बहुत बड़ी बात थी।
सरोज गर्म गर्म रोटियों के साथ कुटी हरी मिर्च, प्याज और गुड़ रखती है। सब लोग बहुत शौक से खाना खाते हैं। कुछ देर बाद शाइना सरोज से कहती है, आप चूल्हे पर खाना बनाती हैं ना? क्या मैं चूल्हा देख सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ मैं दिखाती हूँ। अच्छा, ये चूल्हा है जिस पर आप रोटी बनाते हो? दीदी, आपके घर में चूल्हा नहीं होता? दीदी, आप भी खाना बनाते हो? बच्चों, हाँ मैं भी खाना बनाती हूँ, पर सरोज जी जैसा स्वादिष्ट नहीं। आज आपके हाथ का खाना खाकर, और वो भी तेज भूख में, सच में मजा आ गया। शाइना मंजू और मोहन से बातें करने लगती है। तभी शाइना की निगाहें दीवार पर टंगी फोटो के ऊपर जाती है। ये तो वही पेंटिंग है जो हमने... अरे रोहित, पंकज, जरा इधर आना, वो सामने देखो, कुछ याद आया? अरे हाँ शाइना, इसी पेंटिंग के बारे में मिस्टर चौहान बता रहे थे। ये पुराने जमाने की प्रसिद्ध चित्रकारी है और उस जमाने में रंग भी जो इस्तेमाल हुए थे वो आज के वक्त में मिलना नामुमकिन है। आपको ये पेंटिंग कहां से मिली? ये फोटो तो मेरी सास बताती थी कि उनके पुरखों ने 2 रुपए में खरीदी थी। आपको पता भी है आपके पास कितनी कीमती चीज है? आज के वक्त में ये पेंटिंग हजारों या लाखों की नहीं बल्कि करोड़ों रुपए की है। ये सुनकर सरोज के होश उड़ जाते हैं। उसने तो कभी उस फोटो की देखभाल ही नहीं की थी। शाइना अपने ऑफिस में फोन मिलाती है और अगले दिन दोबारा आने का वादा करके वो लोग चले जाते हैं। अगले दिन, सरोज जी, ये हमारे बॉस है मिस्टर चौहान। सर, वो रही पेंटिंग जिसकी तलाश कंपनी को कब से थी। हाँ सचमुच, ये वही डिजाइन है। सरोज जी, हम ये पेंटिंग आपसे खरीदना चाहते हैं। हम आपको इसके आज के प्राइस के हिसाब से 2 करोड़ रुपए देंगे। ये पेंटिंग हमारी आने वाली एग्जीबिशन में लगाई जाएगी। सरोज की तो मानो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। 2 करोड़ रुपए सुनकर उस बेचारी गरीब लाचार मजदूर के तो मानो वारे न्यारे हो गए थे। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आज सच में विश्वास हो गया कि बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है। हमें उनकी कही बातों को सदैव मानना चाहिए। सरोज को याद आता है कि उसकी सास ने यह पेंटिंग देते वक्त यही कहा था कि इस फोटो को संभाल कर रखना। ये पुरखों की खरीदी वस्तु है जो आगे भविष्य में जरूर काम आएगी। शायद उस जमाने के 2 रुपए आज के 2 करोड़ रुपए बन गए थे। सरोज राम भजन को कमरे का किराया देकर वहां से दूर रहने चली जाती है और उन रुपयों से अपने बच्चों की जिंदगी संवारने में उसे बहुत बड़ी मदद मिल जाती है।